डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बस्तर रोडमैप 2.0 पर पीएम से की चर्चा। सीएम साय ने नक्सलवाद समाप्ति पर पीएम का जताया आभार। प्रधानमंत्री को बस्तर दौरे का दिया निमंत्रण। सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विश्व भविष्य की रणनीति और देश के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। असम में जेएमएम के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम सोरेन ने की राज्य के विकास और समृद्धि की कामना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के विकास के लिए बस्तर रोडमैप 2.0 का खाका प्रस्तुत किया। इस दौरान नक्सलवाद समाप्ति पर आभार भी जताया गया। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर में अब शांति स्थापित होने के बाद सरकार का फोकस तेजी से विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर है। रोडमैप 2.0 के तहत कृषि, सिंचाई, पर्यटन और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नियद नेला नारी योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि अधिकांश गांवों में स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। वहीं सड़क, बस सेवा और सिंचाई परियोजनाओं से क्षेत्र में नई गति आई है। मुख्यमंत्री ने बस्तर में आय बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आजीविका योजनाओं, क्लस्टर विकास और बस्तर मूत्र शिविरों की जानकारी दी है। साथ ही प्रधानमंत्री को बस्तर दौरे का निमंत्रण भी दिया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र के मार्गदर्शन में बस्तर अब विकास और संभावनाओं का नया केंद्र बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान भाजपा स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विश्व भविष्य की रणनीतियों और देश के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और जनसेवा के कार्यों को नई दिशा मिल रही है। छत्तीसगढ़ में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार सख्त नजर आ रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने साफ चेतावनी दी कि गड़बड़ी करने वालों को जेल भेज जाएगा। रायपुर में समीक्षा बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की कभी कमी नहीं होने दी जाएगी और जमाखोरी या अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। खरीफ सीजन 2026 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही किसानों को जैविक खेती और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 5 से 20 मई तक चलने वाले विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत गांव-गांव जाकर किसानों को आधुनिक खेती और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सरकार का फोकस खेती को लाभकारी बनाने, लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने पर है। वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर जिले को करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी है। केदार कश्यप ने एक दिवसीय प्रवास के दौरान 17 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बस्तर सहित पूरे प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। नालंदा परिसर के निर्माण से युवाओं को आधुनिक अध्ययन का मंच मिलेगा। वहीं नेशनल हाईवे 130D के सुंदरीकरण से आवागमन और विकास को गति मिलेगी। इस दौरान हितग्राहियों को आर्थिक सहायता और आवास योजनाओं का लाभ भी वितरित किया गया।
छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट से इस खबर सामने आ रही है, जहां पावर प्लांट 2 में एक भीषण धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि टरबाइन सेक्शन में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। धमाके के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना में 3 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें ठेका श्रमिक भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर चोटें भागने के दौरान लगी हैं। घायलों को तुरंत सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के मुड़पार गांव में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैलाने से हड़कंप मच गया है। 1 अप्रैल से गांव के एक सुअर फार्म में सुअरों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ है। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती गई और कुल 250 से अधिक सुअर तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत मर गए। फार्म मालिक ने वेटरनरी विभाग को इसकी सूचना दी है। तब दुर्ग जिले के वेटरनरी विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने पीपीई किट पहनकर जांच की और सैंपल कलेक्ट कर जांच रिपोर्ट भेजा गया। 2 अप्रैल को ही वेटरनरी विभाग ने सैंपल लेकर भोपाल स्थित ICAR के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेज दिए गए। रिपोर्ट 6 अप्रैल को आई, जिसमें सभी सैंपल पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्योंकि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कोई इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है और इस बीमारी में संक्रमित जानवरों की मृत्यु दर लगभग 100% होती है, इसलिए विशेषज्ञों की सलाह पर बचे हुए 82 सुअरों को भी इंजेक्शन देकर मारा गया। इसके बाद सभी मृतक सुअरों को जेसीबी की मदद से गहरे गड्ढे खोदकर दफना दिया गया। वहीं घटना स्थल के 1 किलोमीटर क्षेत्र को इन्फेक्टेड तो वहीं 10 किलोमीटर क्षेत्र सर्विलांस क्षेत्र घोषित किया गया। मुड़पार एक ग्राम है यहाँ पर, वहाँ पर एक सुअर फार्म था जहाँ पर कुछ सुअरों के मरने की जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके उपरांत उनका सैंपल लेकर के लैब में भेजा गया था। लैब से अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई थी, जिसके उपरांत भारत सरकार के SOP अनुसार सभी वहाँ पर जितने भी सुअर थे उनकी कलिंग की गई है। सर, इसमें क्या मानव को भी खतरा? नहीं, ये बीमारी मनुष्यों में नहीं होती है, किसी अन्य जानवरों में भी नहीं होती है, ये केवल सुअरों को प्रभावित। जसपुर में साइबर फ्रॉड पर आधारित शॉर्ट फिल्म खौफ द डिजिटल वॉर का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौशल्या देवी साई और DGP अरुण देव गौतम मौजूद रहे। SSP शशि मोहन सिंह द्वारा लिखित, अभिनीत और निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा। फिल्म का उद्देश्य साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। शशि मोहन सिंह ने अपील की है कि यह फिल्म सोशल अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग साइबर अपराधों के से सतर्क रहें। अच्छा प्रयास है और लोगों को जागरूक करने के लिए ये कई तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जनहित में जिस तरीके से ये फिल्मों को माध्यम बना के चल रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये ऐसे तो लोग समझ नहीं पाते हैं, पर कहते हैं कि जब हम प्रैक्टिकल के तौर पर आगे आते हैं तो लोग उसको एक पिक्चर के रूप में देखते हैं कि हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। तो ये जो अभी इन्होंने फिर एक फिल्म का सहारा लिया, बहुत अच्छा है और हम इनको शुरू से देखते आ रहे हैं। पकड़ पाना मुश्किल है कि वही अधिकारी हैं। अच्छा प्रयास है और पुलिस विभाग तो वैसे भी कई बड़े बड़े खौफनाक मंजर को पेश करते रहे हैं। अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल असम के गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना कर समस्त झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई। उन्होंने माता रानी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास एवं जल कल्याण की प्रार्थना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि एक बार पुनः उन्हें माता रानी के दरबार में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मां कामाख्या की कृपा से झारखंड निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही उनकी कामना है। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति पर निशाना साधा है। दरअसल रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने इस संबंध में जवाब देते हुए कई बड़े दावे किए हैं, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम में तकरार को महज दिखावा करार दिया।
चुनाव हो रहा है, असम चुनाव में 2-3 बातें जो है वो नोटिस करने लायक है। सबसे पहली बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो वहाँ पर मुख्यमंत्री है, काफ़ी मशहूर है, काफ़ी पॉपुलर मुख्यमंत्री है। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम का 77 टाइम्स दौरा किया है, जो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने असम को कितना सीरियसली लिया था। जो विकास वहाँ पर रुका हुआ था, जो विकास की गाड़ी बहुत सालों-साल से वहाँ पर रुकी हुई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने दुरुस्त करने का काम किया है। अच्छा, ये सवाल उठता है कि वहाँ आदिवासियों को दरकिनार किया गया, आदिवासियों की स्थिति नहीं है, जैसे जेएमएम अब चुनाव में उतरी है, बारंबार आदिवासी वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन का अगर प्रचार का आप स्टाइल देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि असम में जब हेमंत सोरेन जी गए हैं, तो असम के किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में हेमंत सोरेन जी की चर्चा बिल्कुल नहीं है, और हेमंत सोरेन जी की चर्चा केवल और केवल झारखंड में हो रही है। यानी कि वो इंटरव्यू झारखंड के चैनल्स को दे रहे हैं, और उनके रैली का प्रचार-प्रसार जो है वो झारखंड में ही चल रहा है। देखिए, हम शुरू से इस बात को कहते हैं कि ये जो इंडी गठबंधन है, ये कोई महागठबंधन नहीं, बल्कि ये महाठगबंधन है। और यह गठबंधन शुरू से ही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए बना था। इनके पास कोई भी सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक जो है वो चीज़ थी नहीं। और जब भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, चाहे हम बिहार चुनाव की बात करें, वहाँ पर भी इन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद हम समीक्षा करेंगे, राजद को बाहर करेंगे यहाँ से, परंतु कुछ नहीं हुआ। असम के चुनाव में भी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह नजर आए तमाम मुद्दों पर बात करते हुए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी, सवाल ये था, क्या असम चुनाव के बाद जेएमएम और कांग्रेस वाकई में झारखंड में भी अलग होने की कगार पर है? तो इस सवाल का जवाब भाजपा की तरफ से साफ मिला है कि ये राजनीतिक नौटंकी है, ये कहना है भाजपा का। देखना होगा आने वाले समय में स्थिति क्या होगी। वहीं भाजपा और जेएमएम की गठबंधन का कोई सवाल नहीं, ऐसा प्रवक्ता कहते हैं। आगे आने वाले समय में देखना होगा वाकई में स्थिति क्या होती है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति नाची से नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्टेट लाइव में। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय के अंदर कल नवनियुक्त पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने की। इस दौरान राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी विशेष तौर पर नए पदाधिकारियों की पार्टी के संकल्प को लेकर संबोधित करने के लिए उपस्थित नजर आए। तो वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को पद की जिम्मेदारियों से वाकिफ कराते हुए ये भी बताया कि आगामी 17 अप्रैल की तारीख को बिजली के मुद्दे पर राज्य सरकार का घेराव करते हुए राज्य के सभी जिलों में आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक में ये स्पष्ट किया कि चौथी बार मोदी सरकार के साथ झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने में दिशा में काम करना पार्टी के हर एक सदस्य के लिए संकल्प है। बोकारो में सरकारी खजाने से वेतन मद में करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले में बोकारो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में कार्यरत अकाउंटेंट कृष्ण कुमार पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने जांच में पाया है कि कृष्ण कुमार पांडे, जो कि बोकारो एसपी ऑफिस में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे, वह रिटायर्ड पुलिस हवलदार उपेंद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल कर उनके अकाउंट नंबर को चेंज कर सारा खेल खेल रहे थे। बोकारो पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि यह अनियमितता पिछले 3 वित्तीय वर्षों से चली आ रही है और सरकारी पैसे का गमन हुआ है। 25 महीनों में 63 ट्रांजैक्शन किए गए हैं और करीब 4 करोड़ 29 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई है। इस फर्जीवाड़े को किस तरह से इतने दिनों से चलाया जा रहा था, इसकी अभी भी विस्तृत जांच करनी पड़ेगी। बोकारो एसपी ने यह भी दावा किया कि इसकी जांच के बाद जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। सब जानते हैं, कल परसों न्यूज़ में अलग अलग मीडिया आउटलेट्स पे एक न्यूज़ चल रही थी कि बोकारो में जो पुलिस विभाग से जो है एक उपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के नाम से कई बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं सैलरी मद से, और बहुत सारे पैसे की निकासी हुई है जो कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को दिखाता है। ये झारखंड के बोकारो जिला कोषागार से पुलिस विभाग के दरोगा के नाम पर वेतन मद में 3 करोड़ 15 लाख रुपए की फर्जी निकासी का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विभाग के अकाउंटेंट कौशल पांडे को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें आज पहले सुबह जेल भेज दिया गया है।
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अकाउंटेंट ने मिली भगत कर अपनी पत्नी अनु पांडे के बैंक खाते में रकम ट्रांसफर की थी। इसके बाद रिटायर्ड दरोगा उपेंद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल किया गया, जबकि वर्तमान में कार्यरत दरोगा के वेतन से कोई निकासी नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने जांच तेज कर दी है। बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह ने खुद जांच की कमान संभाली है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि इतनी बड़ी राशि की निकासी में एक अधिक लोगों को संलिप्तता हो सकती है। झारखंड के बोकारो जिले के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र से गायब 18 वर्षीय युवती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में याचिकाकर्ता के रिश्तेदार के साथ कथित मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य के डीजीपी को वर्चुअल रूप से तलब किया और पूरे मामले पर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता के चाचा ऋश्वर को थाने बुलाकर बेरहमी से पीटा गया, उससे गंभीर चोटें आई और फिलहाल उनका इलाज रांची के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। इस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद चिंताजनक और अस्वीकार्य है। जो है डिटेल एफिडेविट के फॉर्म में हमने फाइल भी किया था कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। तो उसी में जो है पूछताछ इधर उधर करते हुए एक व्यक्ति पर पुलिस को कुछ लगा कि इनसे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो उनको पूछताछ के लिए थाना लाया गया था और थाना पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो वो व्यक्ति रांची समेत झारखंड के कई जिलों मिस्टर अवैध रूप चल रहे नशे के कारोबार पर अब हाईकोर्ट ने अपना कड़ा रुख जाहिर किया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नशे के सौदागरों के खिलाफ केवल कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि धरातल पर सख्त एक्शन दिखाना चाहिए। वहीं अदालत ने सोमवार को इस क्रम में स्वतः संज्ञान को लेकर की गई सुनवाई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीआईडी और झारखंड पुलिस को आपसी तालमेल के साथ काम करने की सलाह भी दे डाली है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक ये एजेंसियां एक साथ मिलकर कार्रवाई नहीं करेंगी तब तक अंतर्राज्यीय सिंडिकेट को तोड़ना मुश्किल होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन हर साल दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उजागर करने के लिए एक विषय का चयन किया जाता है। ऐसे में झारखंड में बढ़ते कैंसर के मामलों और इससे संबंधित इलाज को लेकर बढ़ती चिंता पर रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे शुरुआती लक्षण को पहचान कर और समय पर जांच से इस जानलेवा बीमारी को मात दी जा सकती है। तो वहीं देश के 10 श्रेष्ठ सदर अस्पतालों में अपनी जगह बना चुका रांची सदर, जो अपने निःशुल्क सेवा के लिए कई उपलब्धियां भी हासिल कर चुका है, वहां के हेमेटोलॉजी विभाग के अंदर चिकित्सक, नर्स और जरूरी जांच संसाधनों की घोर कमी पर भी डॉक्टर प्रभात कुमार ने खुलकर बात की है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनकर इलाज के नाम से भी लोग डर जाते हैं। उस बीमारी को लेकर अभी भी पूरे विश्व भर में चिंता जताई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा तेजी से इस बीमारी से जूझने वालों की संख्या बढ़ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो इसके पीछे कुछ कुछ कारण हैं और हम लोग चाहते हैं सबसे पहला जो सबसे जरूरी काम है वो कैंसर से बचाव, यानी लोगों को कम से कम कैंसर हो, कैंसर के रोगी कम से कम हो, इस पर हम लोग पहला काम कर रहे हैं। और इसके लिए जैसे मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि हम लोग अगर जो बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, इन सारी चीजों को पूरी तरीके से हमारा समाज, हमारे लोग छोड़ दें तो कैंसर में काफी कमी आएगी। तो इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जागरूक भी लोगों को कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन और पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी कर रही है। हम लोग जागरूक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन तीनों तरीके से आईईसी कर रहे हैं, पंपलेट भी छपता है, होर्डिंग भी लगता है। तो कैंसर के लिए काफी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसके लक्षण बताए जा रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है कि भाई तंबाकू का प्रयोग न करें,
उससे कैंसर हो सकता है। तो ये थे हमारे बीच रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार, जिन्होंने गंभीर विषय जो झारखंड में कैंसर को लेकर जो ये गंभीर समस्या बढ़ रही है, जो आखिरी स्टेज के कैंसर के पीड़ित ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी। जागरूकता को लेकर किस तरीके से स्वास्थ्य संस्थान झारखंड में काम कर रही है, झारखंड सरकार कर रही है इसे लेकर पहल, इस पर भी उन्होंने जानकारी दी। तमाम विषयों पर बात हुई और इसी के साथ सबसे अहम मुद्दा सदर अस्पताल में इस वक्त हेमाटोलॉजी विभाग में जिस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। ये तो आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। इस बर्डन को संभालते हुए आगे भी सदर अस्पताल किस तरीके से देश भर में शीर्ष स्वास्थ्य संस्थानों में अपनी जगह को बनाने रखने में कायम होता है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ APN न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। पथरगामा थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल को राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 133 पर हुई 4,50,000 रुपए की लूट मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूट की गई राशि में से 4,06,700 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही देसी कट्टा, एक गोली और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SIT का गठन किया गया था, जिसने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। गोड्डा पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां ठाणे बोरीवली डबल टनल प्रोजेक्ट को लेकर मंगलवार को बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के हाथ से टनल बोरिंग मशीन का भव्य लॉन्चिंग किया गया। इस मौके पर परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर भी मौजूद रहे। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पिछले 1 साल से ठाणे और बोरीवली दोनों ओर से तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब करीब 23 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई TBM मशीन के जरिए की जाएगी। परियोजना के लिए कुल 4 TBM मशीनें 2 ठाणे की ओर से और 2 बोरीवली की ओर से तैनात की जाएगी, जिससे काम की गति और तेज होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि यह देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। उन्होंने बताया कि 10.25 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण पर करीब 16,600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ठाणे और बोरीवली के बीच की दूरी 23 किलोमीटर से घटकर करीब 12 किलोमीटर रह जाएगी। उन्होंने मई 2028 तक परियोजना पूर्ण होने का लक्ष्य भी जताया। फडणवीस ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में अत्याधुनिक TBM तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुगम होगी और वेस्टर्न कॉरिडोर पर दबाव कम होगा। इसके साथ ही संजय गांधी नेशनल पार्क की जैव विविधता पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। इसका विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक टनल प्रोजेक्ट है, जो भविष्य में गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने बताया कि संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे टनल बनाना बहुत सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन आधुनिक तकनीक के जरिए इसे संभव बनाया जा रहा है। शिंदे ने आगे कहा कि इस परियोजना से घोड़बंदर रोड पर ट्रैफिक की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी और यह ईस्टर्न तथा वेस्टर्न कॉरिडोर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण लिंक बनेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि परियोजना के दौरान स्थानीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। गौरतलब है कि इस टनल प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और यात्रियों का समय काफी हद तक बचेगा। अमरावती शहर के गार्डनेगर थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी के साथ हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 फरवरी 2026 की रात दुकान बंद कर जा रहे व्यापारी को आरोपियों ने कार से ओवरटेक कर रोका और चाकू की नोक पर उसे मोपेड में रखे सोने के आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कार से वारदात को अंजाम देने वाले और बाइक से रेकी करने वाले शामिल हैं। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 661 ग्राम सोने के आभूषण, 1,19,000 रुपए नकद, वाहन, मोबाइल और हथियार करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का माल जब्त किया। अदालत के आदेश के अनुसार 7 अप्रैल को लगभग 1 करोड़ रुपए का माल पीड़ित व्यापारी को वापस सौंपा जाएगा। इस मौके पर व्यापारी ने पुलिस आयुक्त राकेश ओला समेत पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। इस कार्रवाई से अमरावती पुलिस की तत्परता और कार्यकुशलता एक बार फिर साबित हुई है। यदि सुशांत मनोहर शेरेकर अपनी दुकान बंद करके अपना जो सारा सोने चांदी के आभूषण और जो कैश रकम थी वो लेकर अपने घर जा रहे थे,
उस समय कुछ आरोपियों ने उनके आड़े फिरकर उनको रोका और उनसे जो थी उनके जो सब आभूषण थे और पैसे थे उनको लूट लिया था। इस संबंध में गाड़गी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 162/2026 अंतर्गत धारा 310 BNS 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज की गई थी। उस अपराध में बहुत ही त्वरित गति से तपास करते हुए हमारी जो टीम थी उसने आरोपियों को पकड़ लिया। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।